बार तो नहीं कोई, इस बार तो किसी भी बेचना नहीं। हमारे सीनियर्स में एक बेच के था और बड़ी खतरनाक बेच तो हम फैकल्टी उसको जाकर बाहर आने के बाद बोलते हैं किसी खतरनाक बैच है वो, मतलब जाने से डरते होते। और मैं शुरुआत में समझ गया था एकदम मैंने फर्स्ट लेक्चर तभी समझ गया था दूध के पाँव पालने हैं कि बड़ी खतरनाक बैच है। फर्स्ट डे ही वो उस पर एक जोड़ा था, एक्चुअली नहीं जोड़ा दो थे, बस एक जोड़ा मुझे फर्स्ट डे पसंद आ गया। जी और उसको फिर थोड़ा हीरोइज्म आ रहा था उसमें, उस जोड़े में जो मेल था और हीरोइज्म दिखा रहा था। He wanted to prove it's fair I'm different. तो फिर मैं कॉपी पकड़ के उसको बात तो सिद्धि मुझे उस बेच से मुक्ति मिल गई थी। बाकी सब फैकल्टी पर जो भी जा रहा है मैं एलिमिनेट हो गया था। हाँ मतलब इस उम्र में इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था, पर वो लड़के ने भी छोड़ दिया, शायद जोड़े छोड़ गया। हाँ लास्ट ईयर खत्म होते होते ही वो शायद हाँ बड़े ड्रामेटिक बच्चे थे, मतलब वो जो फैकल्टी से पूछोगे वो परेशान है बेचारा। और जब उसको बोलते कि बैच में आपका लेक्चर है फिर वो एक्स्ट्रा कोई गोली खाती जाता है। क्या हुआ आया नहीं क्या दादा? साफ करने दादा आते हैं, दादा आते ही कोई बाहर नहीं गया आज? बाहर पे है कोई वो घुसता तो उससे करवा ले। अबे हमें भी अच्छी बहु बेटे के लक्षण है, जब क्या खराब होगा। और काम किए घर में स्टील अभी भी करते हैं। तो चाहे जब जिस दिन छुट्टी होती है ना सफाई करने खड़े जाता हूँ, बड़ा मजा आता है। हाँ तभी इतना आनंद आता है, धूप निकाल के दिखाना चाहिए। कोने कुटारे से सब धूल निकाल के तो भी बताना इतनी ही भी करते हैं ना पप्पा कभी नहीं करते। जब अपना पॉइंट बनवाना हो तो ऐसा करना पड़ता है। कहानी में ट्विस्ट अपन डाल चुके हैं, शायद नोट 1 बना चुके हैं, नोट 1 बना चुके हैं, नोट 2 चलो नोट 1 के लिए जस्टिफाई के लिए है एक बार और लिखो। हाँ अब डायरेक्ट निकालना नोट को यूज करके सीधे एंटर। हाँ एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल तो लिख लो।
उसका तो आ गया ना सबका आंसर। हाँ। अब इसका एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 देखो, an object is thrown vertically upwards with certain velocity। अब वो velocity कितनी दी नहीं है, with certain velocity, then it crosses a particular position, then it crosses a particular position after 2 seconds, after 2 seconds and 10 seconds, after 2 seconds and 10 seconds। ये दो टाइम क्यों है? जाते समय का और एक पूरा लोड के आने तक का, वो दो टाइम। ठीक, after 2 seconds and 10 seconds, find the velocity with which it was thrown, find the velocity with which it was thrown, कितने स्पीड से उसको थ्रो किया गया था। और पूरा स्टेप टू स्टेप करने की बजाय अपने टेक्निक्स का यूज करके डायरेक्ट बताओ आंसर क्या आएगा। बढ़िया, मस्त। कुछ करने की जरूरत नहीं, पेन नहीं चला रहा भाई। स्टेप टू स्टेप फॉर्मुला वाइज तो सब लोग कर लेंगे, पर फॉर्मुला भी लगाने की जरूरत है अपने फंडों को लगाने का, कि यहाँ से कुछ स्पीड से फेंका, मान लो यू से फेंका, रास्ते में कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, 2 सेकंड तो वहां पहुंचने तक का होगा। और ध्यान रखना दोनों टाइम शुरू से काउंट होते हैं, इट्स अंडरस्टूड। उसके आगे का 10 सेकंड नहीं है, दो के बाद का बोला है ना उसने, तो यानी यहां से यहां तक आने का 2, फिर यहीं से वापस क्रॉस करता है ना इसको, तब तक का 10। अरे समझ में आया? तो हमने कल पॉइंट बनाया था कि 2 पॉइंट को क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है जाते समय, आते समय भी, तो इसका मतलब यहाँ से नीचे भी 2 सेकंड और लगेंगे, यानी पूरी जर्नी का टाइम कितना हो गया? तो इसका मतलब टॉप, ये बॉटम से टॉप तक जाने का कितना हो गया? तो 9th इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है T इक्वल टू U/G। टॉप तक पहुंचने का टाइम होता है ये, तो U की वैल्यू 60 मीटर पर सेकंड। अरे समझ में आया? फंडे कैसे यूज करना समझ में आ रहा है? ये जो अंडर ग्रेविटी मोशन होता है ना, ये जो सेकंड इक्वेशन बहुत यूजफुल है, इसके टेक्निक और बना के दे रहा हूं मैं, क्योंकि जब जब आप इसे वैल्यू डालोगे टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, हर बार 2 आंसर आएगा, क्योंकि अंडर ग्रेविटी में बॉडी एक पॉइंट को 2 बार क्रॉस करती है, वो दोनों आंसर आते हैं एक साथ। जरा क्वाड्रेटिक की एक बार बात कर लें यार, मैथ्स पढ़ने वाला। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका मुझे बहुत यूज होगा। रूट्स का सम, रूट्स का प्रोडक्ट, ज्यादा यूज होता है रूट्स के डिफरेंस का। रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए, रूट कोई माइनस नहीं, रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए, दिस इज अल्फा माइनस बीटा, नहीं जो पे, और उसको मॉड अल्फा माइनस बीटा बोलते हैं। अल्फा बड़ा हुआ तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा बड़ा हुआ तो बीटा माइनस, और रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय ए, क्योंकि ज्यादा यूज तो फिजिक्स में इसी का होता है ना, हमेशा रूट्स के डिफरेंस का, एडिशन और प्रोडक्ट का बहुत यूज होता है, ठीक है? तो इसका यूज करूंगा मैं भी आगे टेक्निक बनाते समय। चलिए, इसका मतलब पहला नोट तो समझ में आ गया, अब दूसरा नोट भी लिख दूं, नोट 2।
Note 2. Whenever any object is thrown vertically upwards, whenever any object is thrown vertically upwards, then the velocity with which it crosses a particular position sorry velocity word नहीं कभी मैंने बोला velocity नहीं speed velocity का तो speed लिखो then the speed with which it crosses a particular position during upward and downward journey remains same. During upward and downward journey remains same. जितनी स्पीड से किसी पॉइंट से ऊपर गई थी लौटते समय उस पॉइंट से वापस उतनी ही स्पीड से लौटेगी. कोई दिक्कत? चलिए अब वो इसमें अपन कल थोड़ा माहौल अलग था तो मैंने शायद केस नंबर 1 पहले करा दिया ना इक्वेशन से पहले. हाँ रेगुलर फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट में केस 1 हो चुका है. चलो अब केस 2. केस 2 में आ जाओ और अब इसी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ केस पहले लेते हैं. केस 2 में लिखो projection of a ball vertically upwards from the ground. तो ग्राउंड से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे हम यू स्पीड से, मान लो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाने वाला है और रास्ते में कोई पॉइंट है उसे जाते समय भी क्रॉस करता है और आते समय भी क्रॉस करता है. मान लो उस पॉइंट की हाइट है स्मॉल h. तो लगाई मैंने सेकंड इक्वेशन बोलेगी s डिस्प्लेसमेंट ऐसा ले रहा तो s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी. बुक वाले साइन कन्वेंशन मत देखना, मैंने लिखा है बुक में वो भी सही है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है. आप तो जो करो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से करो. तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में यू जा रहा तो प्लस, फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ए नहीं है, ए तो नीचे लग रहा है जी, इसलिए माइनस आगे हाफ जी टी. तो हर बार क्या बन जाएगी, एक प्रोडक्ट बन जाएगी. हर बार एक प्रोडक्ट. तो इस क्वाड्रेटिक के अगर दो रूट्स बोले T1 और T2 है, जिसमें मान लेते हैं कि T1 बड़ा वाला टाइम है, चलो T2 कर लेते हैं. T2 बड़ा वाला टाइम, बड़ा वाला मतलब नीचे से पूरा यहाँ तक का टाइम T2 और जाने तक का टाइम T1. क्लियर? तो इस इक्वेशन के वो दो रूट्स होंगे. तो इन दोनों रूट्स का सम अगर देखो T2 प्लस T1 तो u/g होगा. अभी अपन पिछले बार में क्या ना 12 से गिराया था पूरा टाइम ऊपर जाने तक का और नीचे आने तक का. तो ऊपर जाने तक का टाइम कितना होता है u/g, आने का भी u/g. तो u/g होना चाहिए था. इक्वेशन से भी क्या रहा है -b/a. तो आएगा ही, आना ही पड़ेगा यार अपन का. जब मैं u/g जाने का u/g आने का पूरा टाइम आ गया. अभी T1 नीचे का और छोड़ गया इसमें. अरे पहले पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है. फिर दोनों का
डिफरेंस कर दो तो अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 48gh अपॉन a g यानी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। तो टाइम इंटरवल का डिफरेंस ये होगा अर्जुन भाई। तो फॉर हाउ मच टाइम बॉल रिमेन्स अबव द हाइट लेवल h? यानी ये है और हाउ मच टाइम बॉल रिमेन्स above the height level h। h हाइट लेवल से कितनी देर तक वो ऊपर रहेगी, ये आंसर रहेगा उसका। t2 into t1 करें तो 2h/g ये है और 2h/g अल्टीमेटली है क्या? कौन सा तो फिर क्या लिखो कौन सा नहीं, इससे वो ऊपर से नीचे का टाइम है, पर वो तो यहाँ से होता है ना, ये एज तो यहाँ तक का है ना, बीच का है ये। इस एज के साथ कोई संबंध है क्या? अरे हमने जो पढ़ा था 2h/g, इसमें एज पूरी वाली हाइट थी। इसमें मैंने इस ज्यादा से बीच के किसी पॉइंट पे लिया मैंने ये, तो इस एज के साथ कोई संबंध है क्या t1 t2 का? कोई नहीं। तो ये तो मैंने इसलिए बनाया है कि प्रॉब्लम में वो क्या बोलेंगे कि क्रॉसेस ए पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर 2 सेकंड एंड 10 सेकंड, फाइंड द हाइट ऑफ दैट पॉइंट। फाइंड द हाइट ऑफ उस पॉइंट को वो 2 सेकंड और 10 सेकंड बाद क्रॉस की थी, तो बताओ उस पॉइंट की हाइट कितने पर है? ये ना है g t1 t2 अपॉन 2। अरे चल बे और मारे ध्यान देंगे जल्दी होगी, नहीं तो स्टेप तो कर लेंगे वापस वापस। तो दिक्कत एज हाइट से ऊपर कितने टाइम तक रही? अगर उस हाइट तक जाने के 2 टाइम t1 t2 है तो बताओ हाइट कितनी थी उस पॉइंट की? g1 t2 क्लियर? छापो ये इसका भी लिखना, हाइट ऑफ द पॉइंट to which it crosses after t1 and t2 time। नहीं ये यही केस में आ रहा है ना, तो यही केस है नंबर सिंपल यही केस है। जब प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड होगा वर्टिकली अपवर्ड, तब तक की कहानी ये होगी। अच्छा ये वाला फॉर्मूला आगे जब मैं शुरू करूंगा और बाद में आएगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो तिरछा फेंकेंगे ऐसे, और ऐसे में क्या होगा, ये बॉल सेम हाइट की 2 दीवालों को 2 बार क्रॉस करेगी। अरे एक बार जाते समय तो सेम हाइट की 2 दीवार है एज हाइट की, बोलेंगे दोनों दीवारों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? तो भाई यहां से यहां तक आने का टाइम t1, यहीं से यहां तक आने का टाइम तो t2 माइनस t1 लगा ना, तो ये आंसर होगा ना। और इसमें u की जगह क्या लिखोगे? u स्टैंड वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी, क्योंकि ये u तो वर्टिकली अपवर्ड थी ना। तो आगे वो हर 2D को अपन 1D से रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ 1D के लिए है, 2D के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं चल भाई
देखता हूँ साइड में इसको बना के भी रखूँ कि ये टू कॉल द सेम हाइट लेवल T2 माइनस T1 का आंसर यही रहेगा। बस यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, ये रो बाई जी अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g। ऑब्लिक प्रोजेक्ट टाइम अपन बनाएंगे तकरीबन 17-18 पॉइंट्स, 17-18 केसेस बनते उसके, इसमें से एक ही होता है। लोग न्यूमेरिकल थी वो 17-18 जो कॉपी में बुक में इधर घूमते हैं। तो ये वाला सेंटेंस और इस वाली प्रॉब्लम का सेंटेंस एक ही हो सकता है। ये भी तो वही हुआ कि फॉर हाउ मच टाइम बॉल रिमेन्स अबव द हाइट लेवल एच, एच लेवल से ऊपर इतने टाइम के लिए रही ना, वही होता है। ऐसा था क्या? यहाँ तक हो गया था, यहाँ लिखा था T2 माइनस T1 वाला प्रॉब्लम। पब्लिक प्रोजेक्ट है और इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी ही दी है और वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी एक कंपोनेंट आएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को वो फंडा सिखाया था कि ऐसा मन नहीं होना कि सर उसका फॉर्मूला यहाँ कैसे यूज होगा, वो मैंने फंडा सीख लिया कि हर 2D में जितनी वर्टी होती है कॉमन पैरामीटर तो जस्टिफाइड होता है उसके बाद। चलो केस नंबर 3 डालो। केस नंबर 3 T1 नीचे से उस पॉइंट तक पहुंचने और T2 नीचे से ही ये इस डायग्राम में भी T1 तो बस यहाँ से यहाँ पहुंचने का और T2 भी यहीं से काउंट है वहां तक। वो ऑब्लिगेट में सोचो उसको पहुंचने में टाइम है बहुत, इसके पहले 4 चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो पहला चल रहा है, नहीं पहला नहीं दूसरा चल रहा है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी।
चलो थर्ड पॉइंट में हेडिंग क्या दो कैसे during the free fall of an object, during the free fall of an object, the ratio of time intervals required for the coverage of consecutive 1 meter distances consecutive 1 meter distances। यहाँ से बॉल को फ्री फॉल करवाया, पहला 1 मीटर ये है, सपोज टाइम लगा, दूसरा 1 मीटर उसके बाद आएगा, सपोज उसमें टाइम लगा t2, तीसरा 1 मीटर यहाँ आएगा, सपोज इसमें टाइम लगा t3। तो जो कॉन्जिक्यूटिव 1 मीटर है, इन सब टाइम इंटरवल्स का रेशो किस फॉर्म में बनता है वो देख रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी अपने पास 7th इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी है, t = √2h/g, और इस इक्वेशन की महिमा है कि मैं ये कहती है कि मैं तो हमेशा टॉप से लगूंगी, मैं बीच में से नहीं लगती। कहां से लगूंगी? एच ऊपर से होना चाहिए, टॉप, बीच के किसी पॉइंट पे यूज। तो पहला t1 तो चलो टॉप से ही है, अरे पहला t1 तो यहीं थे ना, तो उसका आंसर डायरेक्ट आ गया √2 × 1/g 2h/g। पर क्या अगला 1 मीटर टॉप से ही क्या? तो फिर अपन पहले 2 मीटर का टाइम निकाल के उसमें से पहले 1 मीटर का माइनस कर दें, तो फिर दूसरे 1 मीटर का आ जाएगा। तो यानी √2 × 2/g -√2 × 1/g। t3 में √2 × 3/g -√2 × 2/g, ऐसे चलता जाएगा। यानी अल्टीमेटली है क्या है, इसको मैं -√2 × 0/g लिखूं, तो सब √2/g कॉमन, √1 - √0, √2/g कॉमन, √2 - √1, √2/g कॉमन, √3 - √2। फंडा पकड़ में आया? फंडा। सो माना कि एक बिल्डिंग है, अरे 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, हर फ्लोर की हाइट 1 मीटर है, हर फ्लोर की हाइट। ऊपर से छोरे के हाथ से बॉल छुट गई, तो 56 फ्लोर को क्रॉस करने में कितना रहना? डायरेक्ट बोलने का √2/g अंडर 56 - √55, क्योंकि जब तीसरा 1 मीटर था तो √3 - √2 आया, दूसरा 1 मीटर था तो √2 - √2 आया, तो 56 का 1 मीटर है, तो √56 - √55 ही आएगा। फॉर्मेट से ही बनेगा ना, नहीं चल रहे। तो यानी क्या हो जाएगा, रेशो क्या हो जाएगा? √2 वाले तो सब में से कट गया, तो 4 ऑप्शन में जाना, रूट वाला आंसर है √1 - √0 is to √2 - √1 is to √3 - √2 चल रहे, is to √4 - √2 क्या हो गया बेटा? माइनस, सॉरी, ठीक, √2 - √1 is to √3 - √2 is to, ऐसे चल जाएगा। 56 फ्लोर तो नीचे से गिना जाएगा और इस फॉर्मूले में ऊपर से नहीं, प्रॉब्लम में क्या बोला था? ऊपर या बॉल इस छोरे के हाथ से ऊपर से टॉप से जुड़ी, तो वहां की 50 समझा? ये बोल रहा है कि सर 56 फ्लोर तो नीचे से काउंट होगी, तो ऊपर से 54 चला है। नीचे से क्या बोला? बॉल कहां से जुड़ी गई?
The problem में जो इतना बोला है कि a ball is freely fallen from the top of the building. Find the time interval required to cross the 56th floor. तब प्रॉब्लम बोला नहीं कि कहाँ से फ्लोर, तो हम जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां से लेंगे ना अभी ऊपर नीचे चल रहा है। इसको अगर बोलना होगा ग्राउंड से तो बोलेगा 56 फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं बोला सर ऊपर। समझ में आ रहा है कि क्या इन सबको याद करते बैठ रहे हैं, क्या ये न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं अपन, तो उसके फॉर्मेट अपने को कुछ पर्टिकुलर है, इस दूसरों केसेस में डालते जा रहे हैं। हम अभी 9th-10th क्लास का ही मटेरियल पढ़ रहे हैं, कुछ भी इसमें कहीं यूज हो रहा है क्या जमत का? कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज किया क्या अभी तक? कोई ग्राफ किया क्या यूज, ग्राफिकल अप्रोच? कुछ नहीं आया, वो भी इसके बाद होगा, खत्म हो जाए 9-10 तक के बाद हो जाता है। इसी का दूसरा पार्ट आ जाएगा, स्पोर्ट केस बना रहे हैं। एक डाउट है, इसमें जो T3 के लिए है उसमें -√2/GB तो आना चाहिए ना, इसमें हमने T2 वाला टाइम जो है वो माइनस किया है। हाँ, उसमें तो वो माइनस के साथ वो भी है, ये माइनस किया, हाँ तो नीचे नीचे तो किया अगर T1 तो 3 मीटर के टाइम में से 2 मीटर का टाइम माइनस करूंगा तब ये बचेगा ना। 2 मीटर का है ही क्या बोल तीसरा 1 मीटर, तो हमने ऊपर से पूरा 3 मीटर का टाइम निकाला, √2 × 3/g। फिर 2 मीटर का टाइम निकाला, √2 × 2/g। 3 मीटर के टाइम में से 2 मीटर का टाइम है ना, वो दिमाग मोनोटोनस नहीं करने का, फिर जाने का वापस, फिर से फैलने का आदत डाल मोनोटोनस हो जाता है तो उस समय गड़बड़ होती है। जैसे वो होता है ना पीवाईक्यू क्वेश्चन करके जब मोनोटोनस हो जाता है दिमाग, कभी नहीं कहता मैं, पहले आप तैयारी करो पूरी चैप्टर की, फिर पीवाईक्यू को टाइम लिमिट में करने का। सिर्फ पीवाईक्यू के थ्रू अपनी तैयारी मत करो, पीवाईक्यू मतलब वो तो जेईई एडवांस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं कभी, एक एडवांस एग्जाम है पूरे वर्ल्ड में जिसमें कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, हर साल नया जनरेट होता है। तो आपने अगर 2021 का पेपर सॉल्व कर भी लिया, 2016 का पेपर सॉल्व कर भी लिया, तो मोनोटोनस हो गया, उसी साल का कॉन्सेप्ट आता है बस। नहीं आई, वो गलत तरीका है जो लोग ऐसा कराते हैं, करेंगे पर पीवाईक्यू, और हमेशा पीवाईक्यू तो कैसे करने का, टाइम लिमिट कि मेरा पूरा चैप्टर हो गया, आप बता जरा कहाँ है क्वेश्चन पीवाईक्यू के निकाल, मेरे से जल्दी होते हैं कि नहीं है। तो 1 घंटे का टाइम लिमिट लेके बैठने का, वॉच रखने के सामने, समझ में आई? मोनोटोनस नहीं हो रहा चीजों को। हाँ
T3 दिया है और T2 और T1 नहीं दिया और उसका ऊपर का हाइट भी नहीं दिया, तो फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बोल रहा है T3 दिया है, क्या है T3 क्या है? सेकंड 0.2 दिया था। अरे मतलब T3 मतलब बोले T3 मतलब बोला ना कि तीसरा 1 मीटर है ये। हाँ, और ऊपर का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं। अरे तीसरा 1 मीटर हुआ तो अंडरस्टूड होगी ना 3 मीटर हो गए। सर एक क्वेश्चन है, वो नहीं पता है, आपने जो भेजा ना 15 वाला क्वेश्चन, इधर भी 1 मीटर था। क्या मैंने क्या भेज दिया भाई? क्या भेज दिया? कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। फोटोज भी है, चलो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई बात, डाउट होता है ना, समझ जाएगा बताओ। बस तो तेरा ये जस्टिफाई कर ले जो तू बोल रहा ना मन में, सर सिर्फ T3 दिया तो ऊपर की तो हाइट ही नहीं दी। अरे T3 का मतलब ही क्या है? 3rd मीटर है ना ये, तो 3rd मीटर कब आता है? अरे तीसरा 1 मीटर कब आता है? तो ऊपर का पता है ना, इसका मतलब क्योंकि बोल रहा हूँ ऊपर का पता ही नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मोनोटोनस मत हुआ करो, फेल जाओ, फैला दो अपनी सारी माइक्रोस को शरीर में। आप क्या होते हैं वन साइडेड सोचते नहीं अब लोग ऐसे जाते हैं। मैं कह रहा हूँ फैलाओ, छोड़ दो, खुला छोड़ो। हाँ सब सुनता हूँ मैं। आपका टीचर बोल रहा है कि अगर 3rd मीटर है तो आप सुनने नहीं चाह रहे। अगर आप खुद कह रहे हो कि 3rd मीटर है तो 2 मीटर हो गए ना ऊपर। न्याय फैलाओ बेटा फैलाओ, परीक्षा थोड़ी है टीचर की। अब तू कौन से क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है? कहाँ इसका व्यूज है? ये अलग क्वेश्चन हो रहा है। अब बात आ गई तो सब लोग देख लो, कर लेते हैं। पिक खोलो क्वेश्चन नंबर 15। ये प्रैक्टिस वाला है, तुम्हारे हाथ में होना चाहिए घर पे। पर अब पूछ लिया है तो देख लो सब लोग क्या कह रहा है। A falling stone takes 0.2 seconds to fall past a window which is 1 meter high. मतलब कहीं से स्टोन गिरा, कहां से गिरा इस बारे में कोई जानकारी? रास्ते में 1 मीटर हाइट की विंडो थी, इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लग गया? ये वाला टाइम इंटरवल पॉइंट। समझ में आया डायग्राम? अब विंडो जो 1 मीटर हाइट की है, उस 1 मीटर हाइट की विंडो को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा? 0.2 सेकेंड। फ्रॉम हाउ फार अबव द टॉप ऑफ द विंडो, मतलब ये पत्थर कितने ऊपर से छोड़ा गया है। अब तो इसको इससे रिलेट कर रहा था, क्यों कर रहा था? जब बता क्या थॉट थी? वो 1 मीटर अच्छा अभी क्लियर हो गया कि कोई रिलेशन नहीं है ना? चलो इसको देखो। तो मान लो कितनी हाइट है? बेटा पूरी प्रैक्टिस करो, आप लोगों के हाथ से बनना चाहिए। मैं आपको कन्वर्ट करना चाहता हूँ एकदम अलग टाइप से। तो होता ही नहीं हर साल, मैक्सिमम बच्चे कर ही नहीं पाते हैं, तो गलत जगह तीन बजाते रहते हैं। अब आप उसके लिए तो मुझे कितना भी खराब बोलो, सर ज्यादा अपनी हैकरी दिखाते, सीओ बेच को पढ़ाते। अरे भाड़ में पढ़ाते ना, जरूर पढ़ाते हम। हेयर टॉप बेच से पोर्टरिंग निकली, आप कितना भी खेलो हमेशा, पर मेरी बीच में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है। कन्वर्ट होने नहीं देते आप, तो कन्वर्ट हो जाएगा तो सबकी परेशानी हो जाएगी, हर जगह गाड़ी करेगा वो बच्चा। उसको हर बहुत रेट पे चाहिए ना फिर सारा बेसिक मटेरियल, होने नहीं देते कन्वर्ट। मैं चाहता हूं कि मेरे केसेस पढ़ने में प्रॉब्लम तुम्हारे हाथ से बनता है। समझ में आई? मैं कुछ नहीं यूज करूंगा। देखो क्या हुआ, एच तो यहां से यहां तक हाइट कितनी हुई, यहां से यहां तक। बस महिमा ध्यान रखो कि सेवंथ इक्वेशन में हमेशा हाइट कहां जाती है, ऊपर से होती है। किया ना अपन ने यहाँ पे, तो बोलो क्या हो गया, यहां से यहां तक का टाइम अंडर रूट
माइनस यहाँ से यहाँ तक का वो दिया 0.2। नहीं समझ में आई मतलब इसका नाम स्क्वायरिंग करके एच की वैल्यू निकालना पड़ेगी बनेगी। करो क्या पूरा पूरा करो बोला पूरा करो नहीं कर लेंगे सोच रहे हैं करने के लिए। अरे समझ में आया नहीं पर क्या हुआ ये टेक्निक पढ़ी है इसलिए तब ये बेकार सा प्रॉब्लम देखना बुक में कहीं गूगल में जाके सॉल्यूशन ढूंढना इसे बेकार तरीके से करते हैं वो लोग। ये टेक्निक है अपने पास सॉल्व करने इसका मैथमेटिक्स फिर इसका तो समझ में आई। अंडर 2h/j की महिमा बार बार बोल रहा हूँ ध्यान रखना h कहाँ से है ऊपर से जहां से छोड़ी जाती है। सही में समझ में आया कि नहीं कि मैं चिड़राज कर हाँ करने पड़ी और फालतू चलेगा सही आया जबरदस्त हाँ नहीं करना है क्या आया मतलब तुम्हारे हाथ से घर पे होता तुम्हारी थॉट से कि सर साहब ने 7th इक्वेशन पढ़ी तो मैं सर ने कहा है क्वेश्चन करने के लिए तो कर देता हूँ नहीं समझ में तब कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पुष्ट होता है ना आँख से ऊपर जाता होता ना वो मीटर जाता ऊपर एकदम वो मीटर ऊपर लेके जाते हैं। प्रॉब्लम छत मार के हमारे पीछे आएगी तो उसके टेक्निक सीखो सर कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कल भी बोला था कि मैं आप वैसे ही पढ़ाना शुरू करते हैं आप लोगों को बाकी 8 टेक में पढ़ रहे हो अच्छा ही लग रहा है सबको अच्छा लगता है मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। से भी काम तो हो ही रहा है ना काम तो चल रहा है ना। टेक्निक जनरेट करने की भी जरूरत है। चलो ये बीच में आ गया था अभी फोर्थ पे आ जाओ। इसी का पार्ट है फोर्थ लिखो इन द अबव केस बताओ ऊपर वाले केस इसमें इन द अबव केस find the ratio of distances covered in consecutive 1 seconds। समझ में आया ऊपर से उल्टा क्या हो गया वो था consecutive 1 मीटर अब मैं ले रहा हूँ consecutive 1 seconds। तो अब डायग्राम कैसा होगा यहाँ से छोड़ी पहले 1 सेकंड में मान लो यहाँ तक के सपोज इसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ अगले 1 सेकंड में थोड़ा ज्यादा गिरेगी क्योंकि पहले 1 सेकंड में गिरते समय इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 पर अगले 1 सेकंड में तो इनिशियल यहाँ पे कुछ बन चुकी है ना उससे ज्यादा गिरेगी उसका नाम रख लिया x2। अगले 1 सेकंड में और ज्यादा गिरेगी उसका नाम रख लिया x। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड x1 x2 x से जितने भी बनेंगे अरे पहले पढ़ा सेम आंसर है ये आंसर है बस रूट की जगह स्क्वायर बताएगा क्यों क्योंकि 6th इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू हाफ डी टी स्क्वायर। अरे ये अंदर 2h/j थी तो पर वो दिक्कत ये है कि इस इक्वेशन की महिमा क्या है ऊपर से हाँ टाइम ऊपर से काउंट हो रहा है ये जो टी है वो टॉप से काउंट हो रहा है। तो बोल पहला वाला 1 सेकंड में टॉप से गया तो सीधे आ गया हाफ जी पर दूसरा वाला x2 क्या टॉप से है क्या नहीं तो क्या करना पड़ेगा इतने में से इतना क्या कर देंगे तो सेम फॉर्मेट में जाएगा ना सब चीज तो हाफ जी 2 का स्क्वायर इसको भी क्या लिख देंगे हाफ जी 1 का स्क्वायर माइनस तो अगला क्या आएगा हाफ जी 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ऐसे चलेगा। तो सब में से हाफ जी कैंसिल तो रेशियो में क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर चलता रहेगा इस तरह से। अरे चल भाई
वैसे तो ये जो चीज है वो ऑड नंबर है, 1:3:5:7 है। ये वाला आंसर कैसे ला सकते हैं? तो डायरेक्ट 1357 वाले अगर ऑप्शन होते तो डायरेक्ट बताओ ये आंसर कैसे पकड़ते हैं? एग्जाम में यार ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। किससे? नहीं मतलब यही लाते हैं, पर आपको ये ऑप्शन टाइप से दिख ही नहीं रहा है, तो आपको क्लिक ही नहीं हो रहा है कि मैं वैसा करूं। ये 1 सेकंड कौन है? फर्स्ट सेकंड। ये 1 सेकंड कौन है? सेकंड सेकंड। थर्ड सेकंड। तो फिफ्थ इक्वेशन जितना बांधना है एसएनएस, अरे वो एनएफ सेकंड की है ना, और ओरिजिनल भी सेकंड हो, यू तो कौन सी लेनी है? तो फिर वो फिफ्थ इक्वेशन क्या बचेगी? फिर यू 0 हो जाएगा, तो 3/2 into 2n minus, तो रेशियो फॉर्मूला समझ 3/2 कैंसिल, as is proportional to n minus 1, ऑड नंबर। नहीं समझ भाई, पहले बच्चे फिर बोल रहा हूँ, जिस दिन भी ऐसा लगे कि नहीं सर इस तरीके से हम नहीं ट्रेस कर पाते, अपन नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएंगे, कोई बढ़ने मत देना क्लास को। है वो तरीका भी है पढ़ाने का, बनेगा तब भी मार्क्स, आते हैं तब भी मार्क्स, पर बचना चाहिए भले ये तरीका। मैंने कोशिश तो की, वेक्टर में बहुत बचाने की कोशिश की आपको, तो आदत पड़ गई कि नहीं अभी तक? तो आदत पड़ जाना चाहिए ना, अपने मन से बनाओ ना, कैसे हर सब्जेक्ट अपने मन से बनाओ और टेक्निकल कॉपी में शिफ्ट करो, केमिस्ट्री के अलग से शिफ्ट करो, मैथ्स के अलग शिफ्ट करो। सुविधा भी होते हैं मार्केट में तो आजकल, कुछ और भी अच्छे टीचर्स होते हैं, उनके यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, आप जरा इसके देखें, इससे कुछ टेक्निक दीजिएगा अलग से, कुछ ज्यादा दी मेरे टीचर ने, कम बताएगा, इसमें से चुराओ और अपनी कॉपी में डालो। अपने दोस्त को भी मत बताओ कि मैं वहां से लाया, सीधे परफॉर्म करो टेस्ट में, मेरा जल्दी हुआ। नहीं समझ में आई? मेरा जल्दी हो गया। कंपटीशन होती है यार, वो वाले पैटर्न पे जाओ, ढूंढो ढूंढो, जगह जगह ढूंढो, बहुत सारी बुक भी है तुम्हारे पास, सब में से ढूंढो। कौन सा अपन बहुत एक हफ्ते में चैप्टर खत्म कर रहे हैं, तो 1.5-2 महीने में ही होगा ना। तो ये ढूंढने का काम आप एक चैप्टर पे 1.5-2 महीने में कर रहे हो। चल रहे किसी भी एक टीचर पे डिपेंडेंट रहना ही नहीं, भरोसा ही नहीं करना किसी भी जीवन में। फिर बोल रहा हूँ, लाइफ में भी आगे जब जॉब करोगे तब भी किसी में भरोसा नहीं करना। हर जगह शब्द की निगाह लगा के और फिर उस शब्द को क्लियर करना, पहले पढ़ा, तब जाकर आप दादागिरी से फिर किसी भी ऑफिस में काम कर पाओगे। नहीं तो कॉम्प्रो करते करते जिंदगी बहुत नर्क हो जाती है ना। वो बोलता नहीं आदमी कि मैं कितने कॉम्प्रो करते रहा जीवन भर, और वो किस रहा है अंदर कॉम्प्रोमाइज करते करते, समझा? बचपन में वो गेम्स टीचर से कॉम्प्रो करते, उससे डर के चाहिए, क्लास टीचर से डर के चाहिए, पापा से डर के चाहिए। फिर कॉलेज में जाएंगे तो वो अपना CGPA जो बनाने वाला है उससे डर के चाहिए रहे। अरे क्यों डर? कहाँ कॉम्प्रो करेंगे? भाड़ा में जा CGPA, ये बन रहा नहीं बन रहा, मैं बस क्लियर कर रहा हूँ मेरा सब्जेक्ट। मेरा रात में बैठ के सारा मैं दुनिया भर का हर IT नॉलेज गेन कर रहा हूँ। AI की मैंने ऐसी तेजी कर दी रात में 3 महीने में। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत परफेक्ट है। हाँ ठीक है, मेरा सेमेस्टर में CGPA कम आया, पापा वो समझाने का, जस्टिफाई करने का, पापा नौकरी तो मेरी अच्छी लगेगी, दूसरों की नहीं, क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे नौकरी लगेगी। ये पल्ले पड़ी, कॉम्प्रो नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज बनाता जीवन। मैंने बहुत हिंट दिया, समझाओ क्या बोला मैं। हर चीज पे बहुत जगह से ढूंढो, बुक्स से ढूंढो, कुछ यूट्यूब से मदद ढूंढो, निकाल कर अपनी कॉपी में डालो, सदुपयोग करो समय का।
यूट्यूब पे कुछ और नहीं देखना, अरे ये देखो, गलती से बता देना मन में, साइट खोल दिए। तो क्या ये भी बोलता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? नखरी निकाल देखना निगाह बड़ी शकील क्यों गई? तो फिफ्थ में लो रेगुलर फ्लो वाला केस हो गया ना, चलो अब अगली 5 में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगली 5 इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसको इधर 1D में कुछ कॉलम ऐसे आएंगी जिसमें सीधे यूज करके डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। कुछ कॉलम जो लोग कर रहे होंगे घर पे, अगर अभी कल परसों में बैलून के हॉट एयर बैलून के नाम से कुछ क्वेश्चन मिले होंगे, देखा होगा जेईई के पैटर्न क्वेश्चन है कि एक हॉट एयर बैलून इतनी एक्सेलरेशन से उड़ना शुरू हुआ, फिर जब वो इतनी हाइट पे पहुंच गया, उसमें अंदर खड़े किसी आदमी ने एक बॉल नीचे छोड़ दी, तो बॉल को जमीन तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? बॉल ऐसे फ्रीली छोड़ी बस, तो बच्चा जल्दी में क्या बोलता, हाँ सर ये छाट दी थी आप, ने तो कहा था √2h/g, पर ये बॉल फ्री फॉल नहीं, वो जिस जगह खड़े होकर छोड़ रहा है बॉल, वो तो ऊपर जा रहा है ना, उसका हाथ उसके साथ उतनी स्पीड से उठ रहा है ना, नहीं समझ में? वो फ्रीली छोड़ रहा है, पर छूटते समय बॉल को उसके हाथ के थ्रू एक स्पीड मिल रही है ऊपर, तो उसका हाथ ऊपर जा रहा है, नहीं समझ में आया? अरे मूविंग चीज में खड़ा है ना बेटा, बैलून जा रहा है, बैलून बस खड़ा नहीं हुआ, यहाँ बैलून रुका, बैलून की डायरेक्शन में क्या है? स्पीड है, वो स्पीड छूटते समय बॉल को भी तो मिलेगी, नहीं आई? तुम जो अगर सदा आम फोर्सेस भेजेंगे तो बात लगा दोगे हमारी। बोला एक एनिमी टैंक है, इसको उड़ाना है, आप फाइटर प्लेन में बैठे हैं, बोला उड़ा गया उसको, कमांडर ने बोला, बोला अच्छा ठीक है रुको, ले रहा इसको पल्ले, नीचे मार रहा ठेंगा दिखा, बोला हमें नहीं लगेगा कि तू बम जो छोड़ रहा है किसी मूविंग चीज में से बैठ के छोड़ रहा है, भले तू फ्रीली छोड़ रहा है, और उस समय तेरे प्लेन की वेलोसिटी फॉरवर्ड है, तो बम पहले आगे जाएगा फिर गिरेगा, नहीं समझ में आई? तो ये क्वेश्चन करेंगे पढ़ा बाद में कि बताओ कितने डिस्टेंस पहले बम छोड़ा जाए जिससे कि टारगेट उड़ जाए। जब भी किसी मूविंग पैरामीटर में से कोई चीज हटेगी तो भले वो फ्रीली हट रही है, पर उस समय उस मूविंग पैरामीटर की जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को लेके निकलेगी। नहीं आई? 1947 थोड़ी ना पेस को कैलकुलेट कर लेते क्या कैलकुलेट करने के लिए वो सिस्टम को रन करते आना चाहिए, उसको पता होना सही बात है। सुनो अभी तो कोई कमांड की जरूरत ही नहीं है, तो प्लान छोड़ आएगा, वो जमाना भी आएगा, अरे वो जमाना भी आएगा, वो बार भी आएगा, चिंता नहीं, शायद तुम्हारे बड़े होते हो आ भी जाएगा, थोड़ा बहुत तो अभी आई गया है, हाँ अभी भी 15% बिठाने पड़ रहे हैं, एक वो जमाना आएगा कि पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रोन्स बेसिकली वही, हाँ लेकिन ड्रोन को तो वही बोल सकते हैं, फिर भी ड्रोन की भी कंट्रोलिंग करनी पड़ रही है, बाहर से उसको सुपरवाइज करना पड़ रहा है, और एक जमाना ये आएगा कि किसी को सुपरवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है तो छोड़ देना।
वो कंट्रोल करने का अरे समझाने का तरीका ही बड़ा है बाबू। तो सीरियस ले बेटा। कोई दिक्कत तो वो जो क्या होगा क्या जल्दी बोल बेटा। अरे कुछ तो बोला। तो मुझे बनाने थोड़ी ना जाती कुछ एक बनाना नहीं है नहीं समझा कैसे तो बनाना पड़ेगा ना। अरे एक ही बात उसको प्लेन बना दे देगा। ज़्यादा तेज नहीं लगाना चीजों को, बस मजाक की बात मजाक में छोड़ो। फिफ्थ केस तो अब यहाँ पे मैं अगली 5 इक्वेशन और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक, तो 5 में हेडिंग दो, प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। इसके अंदर फर्स्ट एज हाइट से बॉल को यू स्पीड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। क्या मैं इस केस को इससे मैच कर सकता हूं क्या? फ्री फॉल। अरे जो यू स्पीड थी वो तो हॉरिजॉन्टल थी ना, तो वर्टिकल में इनिशियल कितनी है? 0। और फ्री फॉल में भी क्या होती है? 0। नहीं आई। एक बिल्डिंग के टॉप से एक छोरे ने बॉल सीधे छोड़ दी और एक छोरे ने ऐसी फेंक की छोड़ी। बताओ जमीन पर पहले कौन पहुंची? दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेगी, क्योंकि ये जो फेंकी थी ना ऐसी, उसकी भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी? 0। और जो सीधी छोड़ी थी उसकी भी क्या थी? 0। और दोनों एक साइड से छोड़ी थी। बस फर्क क्या पड़ेगा? उतना ही टाइम में, क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, तो आगे जाके गिरी और ये अपनी जगह गिरी। नहीं समझ में आई? पहले पढ़ रही है तो इसी को मैं फ्री फॉल से भी मैच, तो यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्री फॉल और ऐसा दिया, तो इस डायरेक्शन में तब भी वेलोसिटी क्या है? u y is 0। अरे है सेकंड में लूंगा एच हाइट से एक बॉल को यू स्पीड से डाउनवर्ड थ्रो किया। फ्री फॉल नहीं, फेंका है, स्पीड देके फेंका है। थर्ड में लूंगा एच हाइट से यू स्पीड से ऊपर थ्रो किया, तो ये ऐसे आगे गिरेगी। तो बैलून वाली कॉलम ये है। अरे बैलून में खड़े होकर आदमी ने बॉल को छोड़ा, पर छोड़ते समय बैलून की जो वेलोसिटी है वो बॉल को मिली ना, तो फिर मतलब केस क्या हो गया? एच हाइट पे है बॉल, वहां से एक स्पीड ऊपर मिली, तो ये तो है। हाँ मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर, तुम पर टेबुलर करके लिखो, तुम्हें तो अच्छा रहेगा ना टेबुलेशन में। अरे पर ये समझ में आया कि नहीं? फेलुलर कॉलम यही है कि मैं समझाऊँ वापस। उसमें भी क्या हो गया? बलून कुछ हाइट पर आ गया था और उसमें से बॉल फ्रीली छोड़ी थी, पर वो उसमें से वो आदमी फ्रीली छोड़ रहा है, पर आदमी का हाथ एक यू स्पीड से ऊपर उठ रहा था, तो वो स्पीड इसको भी तो मिलेगी बॉल को। तो इसका जो टाइम आएगा सीधे रख दूंगा ना, वैल्यू होगी। दिस इज कॉल्ड, दिस इज 11th 12th 13th इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं आई? मार्केट में बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट करते हैं, हम भी कर लेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं होगा, हम नॉर्मलाइज रहेंगे, कोई दिक्कत। अब इन्हीं दो में कार्य कर दूंगा कि बॉल तिरछी फेंकी थीटा एंगल पर, और बोलो क्या अलग से इसका फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ेगी?
अरे इसका फॉर्मूला जो होगा बोलो उसी आंसर में मैं यू क्या रख दूंगा, यू साइन देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले दिन वो फंडा सिखा है। समझ में आ रहा हो टाइम का फंडा क्यों सिखाने में देर लगेगी, कि वो एक बार समझ में आ गई तो बस ऐसे कर दें, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी में यू साइन देगा। ऐसे ही 15th इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, h हाइट से बॉल को ऊपर तिरछा फेंका, तो इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, साइन डिग्री होगी ना, जो ये वाले केस की है ना, तो जो आंसर इसका आएगा उसी में यू साइन रखो। अरे भले पड़ा कोई दिक्कत, सब पहले मैं डायग्राम के साथ ही सबके आंसर लिख रहा हूँ, उसके नीचे फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि वो आंसर कैसे आए, कोई दिक्कत। पर पहले एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो जाएगा तैयार फिगर हमारा। इसका आंसर दैट इज कॉल्ड 11th इक्वेशन ऑफ मोशन, t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g। बस उतने ही टाइम में क्या हो गया, बॉल आगे गिर गई, पर हाइट कवर करने का टाइम तो कितना रहेगा, अंडर रूट 2h बाय, इसको अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसका आंसर आएगा t2 इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh माइनस u बाय g। t3 अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh प्लस u बाय g। t4 अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh प्लस माइनस u साइन थीटा अपॉन, यानी इनको लर्न करने की जरूरत ये है साहब। इसका आंसर अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh प्लस u साइन थीटा बाय, अभी कैसे आते जरा फटाफट देख लो। ये तो ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, सेकंड इक्वेशन लगाई थी अपन ने कल, तो आंसर क्या आया था अंडर रूट 2h बाय g। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, बस इतने ही टाइम में फर्क क्या पड़ गया कि बॉल आगे जाके गिरी, नीचे अंदर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और डिस्टेंस कवर हो गया। तो अगर इसको निकालने का क्वेश्चन आएगा तो ये अगर हमें डायरेक्ट याद है तो सीधा आ गया ना आंसर, s इक्वल टू इस डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन इज 0। अरे हाफ एट इसमें तो 0 होगा ना बेटा, जी तो इधर लगेगा, नहीं आई नहीं पता रहा हो तो बार बार पूछने का बेटा, पूछो। कंफ्यूजन है, एक्स कैसा आया, तो फॉर सर्टेन टाइम वो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा उसके बाद अरे ऐसे कैसे यार, अरे ग्रेविटी छुट्टे से लगने शुरू हो गई, ऐसा तो नहीं ग्रेविटी मुझे लगने लगेगी, ग्रेविटी हाथ से छुट्टे से ही लगना शुरू हो गई, बस आगे ज्यादा बढ़ते आ रहा है क्योंकि ज्यादा स्पीड दी जा, और यहीं से उसने अपनी ट्रेजेक्टरी ऐसी करनी शुरू कर दी। तो 11th इक्वेशन ऑफ मोशन वो x वाला है या ये तो मैंने तुम्हें बताया इसका क्वेश्चन कि अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये याद रहा तो आप सीधे आंसर लिखोगे ना कि जमीन पर कितने डिस्टेंस पे जाके गिरी बॉल, नहीं आया। मैं फिर बोल रहा हूँ कोई भी याद करते बैठोगे क्या, प्रॉब्लम करते करते ध्यान रहेगा तो ठीक, नहीं तो ओके मैं करके दिखा रहा हूँ ना सब चीजें। आओ निकालें, इसको कैसे निकालेंगे, बस ध्यान रखो SUVA का मीनिंग बोलो बराबर। अगर मैं S इक्वल टू H लेता हूं तो एरो नीचे हो गया, बोलो अगर S H है तो U कितना है, देखो डायग्राम, अरे देखो यार दीना बॉल देखी ना मैंने, अरे बोल अरे मत रुलाओ रे, अरे यू दीना देखी ना, एरो की डायरेक्शन में देखो डिस्प्लेसमेंट की, बोलो अब डिस्प्लेसमेंट में A प्लस G, इस एरो में कर रहा हूं ना, G भी नीचे लगती है, टाइम कितना मान लिया C, SUAT कौन सी इक्वेशन, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक GT स्क्वायर प्लस 2UT माइनस 2H इक्वल टू 0।
लगाया क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर -4ac तो प्लस 8gh अपॉन 2a यानी 2g 4 कॉमन आया, यहाँ 2 हो गया, 2 नीचे 2 से 2 हो गया, अरे हो गया। यहाँ माइनस साइन लूंगा तो ये भी माइनस पूरा आंसर नेगेटिव हो जाएगा और टाइम का भी नेगेटिव, यानी कौन सा साइन लेना पड़ेगा? तो ये हमने इक्वेशन बनाई थी t2 इक्वल टू पहले प्लस वाले टर्म लिखो अंडर रूट फिर माइनस वाले, अरे ये लिखा था ऊपर आंसर, नहीं समझ में आया? अगर नहीं याद आ जाए तो भाड़ में जाए, ऐसे करना फिर एग्जाम में, छोड़ना नहीं, आता है ना करते, कोई दिक्कत है तो वही ना, बस पहले दिन जो सीखा था HUAT का मीनिंग स्टेप टू स्टेप करने का था। और ये जैसे V इक्वल टू U प्लस AT, नींद में से भी उठाओ, गहरी नींद में से, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना, ये रिजल्ट कभी बदलेगा क्या? तो ये भी कहां बदलेगा? इस दुनिया में जब भी U स्पीड से कोई चीज नीचे फेंकूंगा तो जमीन तक पहुंचने का टाइम क्या होगा? हमेशा ही अंडर U स्क्वायर प्लस 2g माइनस U बाई g, ऊपर फेंकूंगा तो जब प्लस आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी जल्दी बोला, हाँ सब लोग ध्यान में दर, एस अगर एच लेता हूं तो यानी एरो लगा हो गया, क्या मैं ये एस ले रहा हूं? एक डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उस दौरान मैंने डिस्प्लेसमेंट को कवर करने का भी वही टाइम होगा। नोट वन बनाया था ना, तो अपन वो बच्चों ऐसा नहीं करना, 9th क्लास में सर मैंने पहले यहाँ से ऊपर जाने का टाइम निकाला, फिर वहां से यहाँ तक का टाइम निकाला, फिर यहाँ से नीचे तक का टाइम निकाला, मेरा आंसर आ गया सर। नहीं समझ में आई? आंसर तब भी आएगा, चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, वैसा भी करता हूँ, डिस्टेंस से भी और डिस्प्लेसमेंट से भी करता हूँ, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम ही आना पड़ेगा, नहीं तो फिर साइन बदलना पड़ेगा पूरा, अगर नहीं आया सेम तो साइन बदलना पड़ेगा ना फिर, कि डिस्टेंस के कवरेज का जो टाइम होता है उस दौरान मैंने डिस्प्लेसमेंट का कवरेज भी उतने टाइम में बनाया। मतलब डिस्प्लेसमेंट के डाटा तो बोलो क्या क्या है, अगर एस एच लेते हो तो बोलो यू क्या दिख रही है? देखना यू ऊपर की तरफ है ना, मेरा एरो ये है ना, तो माइनस यू, नेगेटिव वेक्टर पढ़ा ना अपन ने, जो करना है डिस्प्लेसमेंट की करना है, एक बार पकड़ लो यार, नहीं पकड़ोगे ना तंग आ जाओगे फिर मेरी कार्बोमेटिक का। नहीं चल भाई, ए बोलो इस एरो के लिए और इस एरो के लिए, अरे प्लस लॉजिक है यार, ये तो एक सिंपल लॉजिक है यार। नहीं मैं मुझसे मेरा दिमाग अगली बार करा होगा, मैं प्रॉब्लम करूंगा बस, उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ना। अब प्रॉब्लम के थ्रू करूँ, मैंने कल भी डिसाइड किया था पर आप बाहर आगे कुछ बोले थे, इससे मैंने कहा वापस आ मैं कैसे पे आ गया, नहीं तो मैंने कल डिसाइड कर लिया था कि अपन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये सब पल्ले नहीं पड़ता है। कम से कम प्रॉब्लम के थ्रू फायदा तो होगा ना कि हाँ मेरी प्रॉब्लम भी हो गई, दिल को संतोष मिलेगा, बस कॉफी भर दी मैंने, फायदा कुछ नहीं होता। अरे कितने लोगों ने समझा, ईमानदारी से पूछो भी, टालो मत, वाई के इज प्लस जी, पहली बार में अच्छे से क्यों नहीं आ करते, फिर उल्टा सीधा क्यों बोलते हो? माइनस जी, अब एक ही बार में सही बोलो ना, क्या दिक्कत है लाइफ में? हाँ, अगर आपके टीचर ने आपको सिखाया नहीं अच्छा, पूरा एक लेक्चर में लगाया उस नोट 1 और नोट 2 को बनाने के लिए, एक लेक्चर मतलब बहुत बड़ा पैसा ले लिया वो मैंने आपसे, आपकी फीस में से देंगे ना वो मेरे को पैसा, तो क्या अपनी जेब से देंगे? आपसे जो फीस ली ना उसी में से एक बहुत बड़ा अमाउंट उस एक लेक्चर का मैंने ले लिया, तो उस एक लेक्चर में पढ़ाया था ना आपको नोट में नोट तो अच्छे से बहुत देर तक, बिना पढ़ाई के आपके ऊपर चिढ़ रहा हूं क्या कि नहीं आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, ऐसी क्या होता है? छोटा सा ध्यान देना, जो करना है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में करना, बस सिंपल।
तो इस डिस्टेंस का जो टाइम होगा वो इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम भी यहाँ से सेम ही आएगा। बोलो क्या फर्क पड़ जाएगा इधर के उधर के डाटा में? यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस प्लस की जगह माइनस हो गया, तो फिर यहाँ आएगा माइनस, तो फिर यहाँ आएगा माइनस, तो फिर यहाँ आएगा प्लस, तो फिर यहाँ आएगा करके दिखाऊं कि लिखा नंबर नहीं समझ में आया? तो बैलून वाली प्रॉब्लम का आंसर आ गया। बैलून की हाइट निकालना है, ठीक है, एक्शन दिया था ना बैलून का। हाँ, उसमें भी कुछ बच्चे बहुत रिसर्च वाले लास्ट ईयर में बहुत लोगों ने बताया, उसमें भी रिसर्च करके उस प्रॉब्लम में बोले सर बैलून का एक्शन दिया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी नीचे लग रही थी, माइनस जी कर दिया सबको। और वो बैलून में एक मशीन लगी है जो एक उस एक्सटर्नल एजेंट है जो उसको पावर दे रहा है, जी से ओवरकम होने के बाद रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो 2, माइनस जी कर देगा, जमीन फाड़ के अंदर घुस गया होगा। नहीं समझ भाई? अरे 2 - 10 -8 यानी ऊपर जाने की बजाय बैलून जमीन फाड़ के अंदर घुस गया पूरा। अरे सोचना चाहिए ना यार, 2 मीटर पर सेकंड को उसका एक्सेलरेशन दिया है और बैलून ऊपर उड़ रहा है, तो इसके मतलब उसकी जो इंजन है उसमें जो लगा हुआ है पावर देने वाला, वो जी से ओवरकम होने के बाद उसका एक्सेलरेशन है ना वो। यहाँ कोई तंग नहीं करेगा, तो लास्ट में बहुत परेशानी हुई इस पर। कोई दिक्कत? ये दोनों तो सॉल्व करने की जरूरत थी, और इसी आंसर में यू की जगह, इसी आंसर में यू की जगह कोई दिक्कत? तो ये 5 और नई इक्वेशन ऐड अप हो गई है। टाइम हमारी जेब में होगा तो न्यूमेरिकल में कुछ भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसी टाइम में सब कुछ बना है, उसी टाइम में ये बना है, उसी टाइम में ये बना है, एक ही टाइम। लगाओ तो बैलून वाला प्रॉब्लम किसी को मिला नहीं क्या? देखो मॉडल में भी होगा। और ये सब यूज करना जो आज केस पढ़ा है ना, उसमें क्वेश्चन ही दिए ऐसे 4 ऑप्शन में। वाटर ड्रॉपलेट्स वाला केस मिलेगा आपको PYQ में, जेईई में 2021 में। वाटर ड्रॉप्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप। जैसे ढूंढते भी नहीं घर पे आप केस भाई, जैसे तो नॉलेज बढ़ता, प्रॉब्लम पढ़ के समझ में आ रहा है कि कौन सा केस है। बुलेट फायरिंग का क्वेश्चन मिलेगा पेज 108 पर 46 जेईई में 2024। सेम क्वेश्चन है, वेलोसिटी 1/3 हो गई 4 सेंटीमीटर करके। जरा मॉडल में देखो पेज 108, पेज 108 पर आए मॉडल में, ऊपर टॉप पे देखो 46 क्वेश्चन जेईई में 2024। क्या दिया? बुलेट इज फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट
loses 1/3 of its velocity after traveling 4 centimeter। तो बोलो मेरे वाले केस में क्या हो गया ये? बोलो फटाफट यार, बड़ी तो बोलो। x2 is equal to x1 upon x2। नहीं ये केस पहले बताओ ना, मेरे वाले डाटा में कौन हुआ ये? loses 1/3, तो बची कितनी? 2/3। तो मेरी कॉलम का है 3/2 हुआ। जल्दी जल्दी में 3 मत रख देना। n कितना हो गया? जो 1/3 लूज होने के बाद जो बचा उस पे n बनूंगा ना। और x1 कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर। और फिर वापस पूछा x2, तो क्या आया आंसर अपना x2? x1 upon x2 minus 1। x2 इक्वल टू x1 upon x2 minus 1। n स्क्वायर माइनस 1। तो x1 कितना है? 4। n कितना हुआ? 2 3/2। तो 9/4 माइनस 1 5/4 16/5। यानी कितना हो गया? 3.2। कौन सा ऑप्शन फिट हो जाएगा? 3। अच्छा वो मीटर सेंटीमीटर का ध्यान देना है। अरे देख लो इधर, ये अपना जो आया वो काय में आया? सेंटीमीटर। नहीं पर ये ऑप्शन कोई से भी फिट नहीं होंगे, देखिए 3.2 में आएगा ना मेरा। तो अरे 3.2 है ना, 3.2 में तो कहीं पे भी नहीं है। अरे क्या हो गया? अच्छा वो आंसर बोनस हो गया। तो 3.2 सेंटीमीटर का आया पर अपना आंसर। तो मीटर में क्या होगा? 10⁻² मीटर। और अगर -3 में कन्वर्ट करना होगा तो 0.32 इंटू 10⁻। यानी अपना d ये होना चाहिए उनके हिसाब से। वो d इंटू 10⁻³ लिखा है ना। अरे पहले बड़ी। अच्छा ये मैंने किया डायरेक्ट फॉर्मेट से। क्या हो गया? हाँ सर 32 10⁻3। पर ये क्या मैंने डायरेक्ट फॉर्मेट से। अब मालूम नहीं याद आ रहा है, बाहर में जा नहीं याद आ रहा। मैंने केस तो समझाया ना पूरा। अब वापस करना डायग्राम बना के कि हाँ भाई बुलेट घुसी इतना सेंटीमीटर चलने के बाद यहाँ पर वेलोसिटी 1/3 से क्या हो गई? लूज हो गई। 1/3 से लूज हो गई मतलब u से घुसी थी, तो यहाँ 2u/3 हो गई। तो वापस थर्ड इक्वेशन लग गई, v² माइनस u² इक्वल टू -2as 4 सेंटीमीटर। तो यानी ये कितना हो गया? -5 माइनस कैंसल 5u² 9 इक्वल टू 2a इंटू 4 हो गया एक इक्वेशन। फिर मानना कि लेट से x डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक गई, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस 4। फिर थर्ड इक्वेशन लगाई 0 माइनस u² इक्वल टू -2as 4 प्लस इक्वेशन 2। फिर माइनस कर गया, दोनों को डिवाइड कर देना। तो u² से u² 2a से 2a, तो क्या बचा? 5/9 इक्वल टू 4/4 प्लस x। यानी 4 प्लस x इक्वल टू 36/5। यानी कितना हुआ? 7.2। तो x इक्वल टू कितना आया? 7.2 माइनस 4 3.2। बस टाइम लगता है स्टेप बाय स्टेप। पर चूंकि एग्जाम के चहते टाइप है इसलिए हमने सदियों से केसेस बना रखा। नहीं समझ में आई? नहीं तो 100% जिन लोगों के आते हैं वो कैसे आते होंगे? पॉसिबल है क्या? ऐसा स्टेप बाय स्टेप हर सॉल्व वो करके आएगा और 1 घंटे में हो जाएगा उसका पेपर? वो पॉसिबल नहीं। और वो लाते हैं ना, हर साल आ रहे हैं ना, देखते हो ना न्यूज़पेपर में ऐड, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तैयारी पहले से करके रखते हैं हर टाइप के क्वेश्चन, तब जाके वो कन्वर्ट होता है। नहीं समझा? कोई दिक्कत? अरे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के तुम्हें करना है यार, मुझे नहीं करवाना। मैंने पढ़ा दिया वो करो उसका यूज। कोई दिक्कत? 500 इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन? ऑन द स्पॉट अभी के भी याद हो गई। अब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये भी पी वाई के क्वेश्चन में दिखा दो मुझे, वो भी समझ लो।
ये क्वेश्चन अक्सर आता है, एक बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर एक बच्चे ने बॉल ऐसे फेंकी, एक ने उसी स्पीड से नीचे फेंकी, एक ने उसी स्पीड से ऊपर फेंकी। अगर ऊपर फेंकने का टाइम इतना है जमीन तक पहुंचने में, नीचे फेंकने का टाइम इतना है जमीन तक पहुंचने में, तो बताओ इसके फेंकने का टाइम कितना होगा? यानी आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो अलग केस था बेटा, जब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होती है ना, सबका सेम टाइम होता है कि ऐसे फेंकी तो ये भी उतने टाइम में पहुंचेगी और ये जैसे फेंकी छोड़ी तो भी। अब क्वेश्चन बदला ना मैंने, ये फेंकी नीचे उसी स्पीड से फेंकी ऊपर, पर एक फेंकी आगे नहीं आई। पर प्रॉब्लम में ना एज पता है, हाइट भी नहीं मालूम है, कुछ नहीं दिया, बस ऊपर फेंकते हैं यू स्पीड से तो जमीन तक पहुंचने में 10 सेकंड लगे, नीचे फेंकते हैं उसी स्पीड से तो जमीन तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे, हॉरिजॉन्टली फेंके तो बताओ कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। एज की जानकारी नहीं है, तो लंबा जाएगा फिर। अब चूंकि ये आप नहीं बना सकते अपने पास, तो ये टीचर देगा करके, पर उसको फिर यूज आपको करना पड़ेगा ना, तो इससे हम बना के देते हैं चीजें, टीचर्स की जिम्मेदारी है ये सब केसेस बना के दे। चलो देखो इन दोनों टाइम को ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो T2 इंटू T3, तो ऊपर क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से एक जी गया, बच क्या गया ये इसका स्क्वायर बचा ना। यानी हॉरिजॉन्टल फेंको टाइम इज ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऊपर फेंको नीचे फेंको टाइम। ऑलवेज होता है फिक्स आंसर। यू स्पीड से ए साइड से किसी को नीचे फेंका T2 टाइम, यू स्पीड से उसी बॉल को ऊपर फेंका T3 टाइम, तो हॉरिजॉन्टल फेंको या फ्रीली छोड़ दो तो बताओ टाइम क्या है, तो वो टाइम ये था, और वो टाइम हमेशा क्या आएगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है ना, अंडर ए बी से ज्योमेट्रिक मीन याद आया। मैं तीनों मीन आ चुका हूँ, अब तक अरिथमेटिक मीन भी आ चुका है, हार्मोनिक मीन भी आ चुका है, और ज्योमेट्रिक मीन यार, तो ये भी नोट करना कॉपी में कर लो। मैं निकलता हूँ, भूख लग गई जरूर है। तो भी यार तुम्हारा छुट्टी हो गया ना,